Good morning. Myself Dr. Pinto Kumar. Today I am going to explain UGC नेट फर्स्ट पेपर। शोधार्थियों, मैंने पहले भी बात किया था कि जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, खासकर पीजी मगध विश्वविद्यालय में जो भी पीजी के स्टूडेंट्स होते हैं, उनका अपना पेपर पर तो बहुत कमांड होता है, लेकिन यूजीसी में दो पेपर जिसको फर्स्ट पेपर कहते हैं, कॉमन पेपर कहते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है किसी के नेट को परसेंटाइल या रिजल्ट को लाने में। तो मेरे पास बहुत से विद्यार्थी जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर हम तो बहुत अच्छा ज्योग्राफी में और भी बहुत से पेपर में अच्छा कर लेते हैं, परंतु फर्स्ट पेपर हम कैसे उसको तैयारी करें, थोड़ा आप अपना जानकारी दीजिए। तो आमतौर पर मैंने इसके लिए तो विशेष तौर पर नहीं, पर हाँ, जब मैं विद्यार्थी रहा था, शोधार्थी रहा था, मैंने भी नीट जेआरएफ की तैयारी उस समय किया था। उसी अनुभव के आधार पर मैं आज आपको इस संदर्भ में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर जिसकी बात कर रहे हैं, इसमें जो मुख्य है, इसका सिलेबस के हिसाब से आपका यूजीसी के हिसाब से टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता, रिसर्च एप्टीट्यूड, शोध अभिक्षमता, जिसको अनुसंधान अभिक्षमता भी कहते हैं कहीं कहीं पर, कॉम्प्रिहेंशन मीन्स बोध, हायर एजुकेशन उच्च शिक्षण पद्धति जो है, कम्युनिकेशन संप्रेषण, और पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको गणितीय तर्क एवं अभिवृत्ति हिंदी में कहा जाता है, लॉजिकल रीजनिंग युक्ति संगत तर्क, और डेटा इंटरप्रिटेशंस, जिसको आंकड़ों का विश्लेषण जिसको कहते हैं, रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी के बारे में जानना। ये जो पूरा आपका यूजीसी फर्स्ट पेपर का जो पूरा है सिलेबस, ये 10 पार्ट में डिवीजन है ना। मैंने नंबरिंग भी किया, 1 2 3 4 5 6, ये 10 पार्ट को उसको डिवीजन है, और इसके अंतर्गत आपको डिटेल पढ़ना है। अब जैसा कि मैंने ये चर्चा किया कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्प्रिहेंशन, इसका स्पष्ट उद्देश्य है कि आप जब किसी फील्ड में, हायर एजुकेशन के फील्ड में आप जा रहे हैं, एक अच्छा प्रोफेसर बनना चाहते हैं, रिसर्च के फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं, तो सिर्फ अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होने से ही बहुत काम नहीं चलेगा। उस सब्जेक्ट को, ज्ञान को आप बहुत अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचा पाए, ऐसा टेक्नोलॉजी, ऐसा जो टेक्निक्स है, आर्ट्स है, जो पढ़ाने की कला है, जो जानकारी होना चाहिए, जिसको बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वो बेसिकली आपको फर्स्ट पेपर डील्स करता है। फर्स्ट पेपर एक इस तरह का एक कह सकते हैं कि दिस इज ए रूट फॉर द परफेक्ट रिसर्च एंड परफेक्ट वर्क एंड परफेक्ट टीचर्स। तो उसके हिसाब से आपको जानना है। अब जैसे हम बारी बारी से थोड़ा सी चर्चा करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, इसके अंतर्गत क्या जानना? एक अच्छा टीचर्स, सिर्फ पढ़ लिख जाने से ही बहुत अच्छे टीचर्स नहीं होते। टीचर्स का रोल होता है कि वो अपने ज्ञान को बहुत आसानी से इस तरीके से डिसमिनेट करके, इस तरीके से उस विद्यार्थी तक भी पहुंचाए जो क्लास का सबसे मंद बुद्धि का बच्चे हो, जिसको बहुत कुछ समझ में ना आ पाए। अपने ज्ञान को बहुत जनरलाइज तरीके से तक वहां तक पहुंचाने की ये होल तकनीक को समझना एक टीचिंग एप्टीट्यूड्स के अंतर्गत आता है, जिसको शिक्षण अभिवृत्ति कहते हैं। इसके तहत हम मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, है ना। उसके लिए क्या लर्नर की विशेषताएं क्या होना चाहिए, मीनिंग कॉन्सेप्ट क्या है टीचिंग का, फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट डालता है आपका टीचिंग पर, शिक्षण की पद्धति पर, मेथड्स क्या क्या है टीचिंग का, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या क्या है, और इवैल्यूएशन कैसे करें कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चों के बीच में जो हम बताना चाहते हैं वो उसको अध्ययन कर पा रहा है, वो उसको समझ पा रहा है कि नहीं, इसको इवैल्यूएशन भी करना एक टीचिंग एप्टीट्यूड्स में आता है। रिसर्च एप्टीट्यूड्स अपने आप में बहुत बड़ा आयाम है, चूंकि आप इफ यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन आफ्टर ज्वाइनिंग आफ्टर एज असिस्टेंट प्रोफेसर आफ्टर क्रैक ऑफ द एग्जाम ऑफ द यूजीसी नेट, द रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जरूरी नहीं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए तभी, बहुत लोग नेट परस्यू करने के बाद पीएचडी करते हैं। तो रिसर्च इट इज अ वेरी टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज, टू जनरेट न्यू आइडिया, टू इन्वेंशन इन न्यू टूल्स एंड टेक्निक, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो रिसर्च एप्टीट्यूड्स अभी बहुत सिंपली वे में कि मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट क्या है ना। उसके अंतर्गत रिसर्च क्या है, रिसर्च होना किसी चीज को ढूंढना समझना कॉन्सेप्ट होता है, और उसी के आधार पर बहुत से रिसर्च डिजाइन तैयार करते हैं और ये आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या होगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है,
की है ना एम्पिरिकल रिसर्च करेंगे, किस तरीके का मेथड ऑफ रिसर्च होगा, जो शोध की अभिवृत्तियां हैं, जो अनुसंधान हम करेंगे उस पर क्या होगी, स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या है, कितने स्टेप्स में हमको रिसर्च करना है, रिसर्च एथिक्स क्या है। रिसर्च करना मीन्स ओरिजिनलिटी ऑफ वर्क, जिसको आज प्लेजरिज्म की बात कर रहे हैं कि हमारा जो कितना ऑनेस्टी होना चाहिए वर्क में। ये नहीं कि हम कोई चीज कर रहे हैं किसी का कॉपी करके और उसको पब्लिकेशन कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट रिसर्च एथिक्स। मीन्स वी हैव टू वेरी ऑनेस्ट फॉर द वर्क, वेरी ओरिजिनल वर्क। तो रिसर्च एथिक्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। और थीसिस एंड आर्टिकल्स राइटिंग, this is not a very simple technique you write down anything just like a essay. Research writing and thesis and article writing is a very good concept to understand the whole ideas and application of ICT in research. अब क्योंकि रिसर्च हम कर रहे हैं तो अब वो ट्रेडिशनल रिसर्च नहीं हुआ कि पहले की तरह कुछ भी डेटा है कुछ भी है। बहुत सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, जो बहुत आज इंपॉर्टेंट प्ले अदा कर रहा है, उसका हम रिसर्च में कितना यूज करते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड्स के बारे में ये पूरे डिटेल चीज़ों को जानना है। कॉम्प्रिहेंशन बहुत मायने रखता है कि हम बहुत से जानकारी हमारे पास है एज ए शिक्षक के रूप में, रिसर्च के रूप में, उसको हम किस तरीके से कॉम्प्रिहेंशन को हम किस तरीके से बोध के तहत कॉम्प्रिहेंसिव करके उन बातों को रखें और बहुत प्रिसाइज वे में, लूसिड मैनर में, कि बहुत कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सके। मतलब कहते हैं ना कि गागर में सागर भरने की कला को विकसित भी करना, जिसके अंतर्गत भी हमको ये जानना है। चूंकि वी आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम, सो रिसर्च द UGC नेट फर्स्ट पेपर ऑल्सो टॉक अबाउट द एजुकेशन, हायर एजुकेशन सिस्टम, दैट इज द उच्च शिक्षण पद्धति। हम बड़े लेवल पर मतलब पूरे विश्वविद्यालय है या उच्च शिक्षण की क्या पद्धति रहा है, कैसे UGC का फंक्शंस है, इसके साथ साथ बहुत से ऐसी चीज़ें जो ICAR की बात करते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात करते हैं, ICAR की बात करते हैं, है ना, ICAR की बात करते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च, ICMR की बात करते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात करते हैं, CSIR की बात करते हैं जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए ना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की बात करते हैं, या फिर GATT की बात करते हैं, है ना, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग जो बातें करते हैं, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग, ये सारी की बातें करते हैं। तो ये हायर एजुकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा करता है कि क्या है ये सिस्टम, कैसे हमें हायर एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए डिफरेंट टाइप्स के इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ, इनोवेशन रिसर्च के साथ। तो उसके बारे में हम बहुत कुछ चीज़ों को जानते हैं। कम्युनिकेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप बहुत कुछ जान रहे हैं लेकिन आपका इफेक्टिवनेस नहीं है, आप लोगों तक अपनी बातों को अच्छे से रख नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, बहुत कुछ। तो ये कम्युनिकेशंस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द नीट फर्स्ट पेपर ऑफ द UGC NET, so you can communicate your all ideas between those people who cannot easily understand. तो कम्युनिकेशंस को जानना बहुत जरूरी है कि मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कितना अच्छा हो सकता है कि आपकी जो संप्रेषण शक्ति हो वो इस तरीके से हो कि लोग आपकी प्रभावित हो, आपके काम से, आपकी रिसर्च से, आपकी पढ़ाई से। बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीज़ बाधा होती है उसके बारे में जानना है। मास मीडिया एंड सोसाइटी जो आजकल बहुत ग्लोबल ट्रेंड है कि बहुत लोग मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड हैं, बहुत लोग यूट्यूब पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, बहुत से ऐसे आजकल साइट्स चल रहे हैं। अब तो बहुत कोरोना पैंडेमिक के टाइम में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होने लगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया का, जो बहुत से लोग अब इसके जूम ऐप्स के थ्रू, तो गूगल ऐप्स के थ्रू, तो जियो मीट के ऐप के थ्रू, तो वेबिनेक्स पर, इस तरह का बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो सोसाइटल सर्वे को हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन और उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट आज के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है चर्चा करना, पर्यावरण के संदर्भ में उसके जो भी लॉस हो रहे हैं, जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, बहुत रेलिवेंट इशूज़ के साथ में इसको देखना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं, है ना, गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति का, ये बहुत लॉजिकल वे में किसी चीज़ को रखना, समझना। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हो गया, सांख्यिकीय जो विश्लेषण होता है, आंकड़ों का विश्लेषण करना, मीन मीडियन मोड, और बहुत सा जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब चीज़ों के बारे में करते हुए उसके आधार पर रीजनिंग को निकालना, कैसे लॉजिकली
तो उसको हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत रखते हैं, जिसको गणितीय तर्क और अभिवृत्ति कहते हैं। तीसरा है लॉजिकल रीजनिंग, जिसको युक्ति संगत तर्क कहते हैं। बहुत सारी इस सब चीज़ों में स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे प्रश्न हुआ, स्टेटमेंट हुआ, कथन कारक हुआ, कथन निष्कर्ष हुआ, कथन का अभियोजन क्या हुआ, ए बी का साथ अच्छा संबंध है तो सी के साथ ए का क्या संबंध हो सकता है, जिसको हम लोग लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। कि हमारा तर्क किस तरीके का हम दे कि हमारा तर्क बिल्कुल ही लॉजिक और फैक्चुअल बेस्ड हो, ऐसे नहीं कि कोई चीज़ नहीं जाने को तर्क करना, नहीं, लॉजिकल हमारा कैसे होना चाहिए और फैक्ट के बेस पर, उसके आधार पर हम लोग लॉजिकल रीजनिंग को भी अंडरस्टैंडिंग करते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे रिसर्च में चीज़ होते हैं जो बहुत नए आइडियाज़ होते हैं, नए चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, तो उसका ऑथेंटिक प्रमाण नहीं होता है, तो हम बहुत से ऐसे लॉजिकल हम अपनी बातों को रखते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। तो उसके पीछे क्या टेक्निक होना चाहिए, जो आप लॉजिकली किसी चीज़ को रख रहे हैं उसका फैक्ट क्या होना चाहिए, फिगर्स क्या होना चाहिए, कैसे हम प्रमाणित कर सकते हैं कि हम जो अपनी बातों को तर्क दे रहे हैं उसके पीछे ये रीजन है। तो लॉजिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका नेट के फर्स्ट पेपर में। और डेटा इंटरप्रिटेशन, जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, एक उसको जो भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं या क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन की बात करें, उस सब का एक रिकॉर्ड एक डेटा के फॉर्म में करते हैं, एक आंकड़ों के फॉर्म में करते हैं, जिसके आधार पर हम उसका पैटर्न के साथ साथ टेम्पोरल एनालिसिस की बात करते हैं कि कैसे क्षैतिज परिवर्तन होने के साथ साथ समय अंतराल में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और इसलिए उन आंकड़ों का जब हम पहले कलेक्ट करते हैं, उसका एडिटिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, फिर उसके बाद टैबुलेशन करते हैं, टैबुलेशन करने के बाद कैटेगराइजेशन करते हैं, फिर डिफरेंट टेबल्स में बनाते हैं, फिर उसके बाद जो भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक हुआ, कोई एसपीएसएस के थ्रू, कोई स्टाटा के थ्रू, कोई और भी बहुत से, उस तकनीक के थ्रू हम डेटा को समराइज करते हैं अपने अकॉर्डिंग टू अपने रिसर्च के नीड से, अपने रिसर्च के प्रोजेक्ट के नीड से, और उसके बाद एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो आपको ये पूरा जो है इसमें जानना यूजीसी नीट के फर्स्ट पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेटा को कैसे जनरेट करते हैं, प्राइमरी डेटा को जनरेट करते हैं कि सेकेंडरी डेटा को जनरेट करते हैं, किस तरह का प्रश्नावली को तैयार करते हैं, क्वेश्चनियर बनाते हैं, और किस तरीके से आपके जो उद्देश्य है शोध करने का, रिसर्च करने का, बहुत से जो आप छोटे आयाम पर बड़े आयाम पर ले रहे हैं, उसको आप कैसे डेटा को निकालते हैं। और इसीलिए सोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, आपका सोर्सेज क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, और उसको कैसे हम अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा बहुत सी चीज़ों में है कि फैक्ट में आप कितना खाते हैं, नहीं खाते हैं, है ना। जैसे क्वांटिटेटिव डेटा की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं ना कि आप कितना चीज़ें सोते हैं, दिन में कितना बार सोते हैं, कितना तक पढ़े हुए, नहीं जानते क्वांटिटेटिव। लेकिन आप कहें कि आपको कितना बीमार है, तो बहुत बीमार है, तो बहुत में से उसका स्केलिंग एक करना है। तो बहुत सा ऐसा चीज़ें होती हैं जिसको हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा के वे में रखते हैं। और जब डेटा बहुत सा आता है, मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा डेटा को हम टेबुलेशन फॉर्म में रखने पर बहुत अच्छा रिसर्च का आउटपुट नहीं होता है, तो हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बार डायग्राम बना दिए, है ना, कभी कभी बार डायग्राम बना दिए, ग्राफ बना दिए, है ना, जो भी हिस्टोग्राम बना दिए, क्लाइमेट के बारे में बताना है तो क्लाइमोग्राफ बना दिए, है ना, वेदर मैप्स बना दिए, उसके बाद आपका कंपाउंड डायग्राम बना दिए, पाई डायग्राम बना दिए, स्फीयरिकल डायग्राम बना दिए। बहुत सा ऐसा होता है जो हम आंकड़ों को करस्पॉन्डिंग फिगर में दिखाने के लिए, बहुत अच्छे से विश्लेषण करने के लिए, तर्क संगत अपनी बातों को रखने के लिए, उसको हम डिफरेंट टाइप्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देते हैं ना, चाहे पाई डायग्राम, कंपाउंड डायग्राम, बार डायग्राम, चाहे जो भी हिस्टोग्राम में दे देते हैं, क्लाइमोग्राफ में दे देते हैं, उस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि भूगोल के विद्यार्थी होने के साथ साथ हम बहुत सा आंकड़ों का मैप के फॉर्म में भी बताते हैं। बहुत से विद्यार्थी जो भूगोल का होते हैं उसका विश्लेषण एक मैप के फॉर्म में करते हैं, जैसे कोरोप्लेथ मैप कहते हैं, आइसोप्लेथ कहते हैं, है ना, कोरोस्कीमेटिक मैप कहते हैं, उसी प्रकार से वेदर मैप कहते हैं। तो बहुत सा ऐसा मैप होता है जिसके आधार से भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं और डेटा का इंटरप्रिटेशन ये करते हैं। डेटा एंड गवर्नेंस में बहुत से गवर्नमेंट्स का भी एजेंसी जो होता है अपने आप पर। तो डेटा इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द टू स्टडी द फर्स्ट पेपर ऑफ द यूजीसी नीट।
अंत में होता है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिससे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार की जो युग है, आज बहुत तरह का परिवर्तन हो रहा है। जब तक अपने शोध में नवाचार नहीं लाएंगे, इनोवेशन नहीं लाएंगे, न्यू आइडियाज नहीं लाएंगे, तब तक उस शोध की प्रासंगिकता नहीं होगी, रेलिवेंसी नहीं होगी। इसलिए जरूरी है कि हम अपने शोध की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, अच्छा आउटपुट को देने के लिए इंफॉर्मेशन एंड ICT का बहुत ज़्यादा यूज करते रहना चाहिए। जैसे सपोज आई एम जोग्राफर्स और मैं बात कर रहा हूँ ज्योग्राफी के बारे में, अगर बात करें तो आप देख लीजिए बहुत सा डेटा हमने जनरेट किया, उसको हम कितना अच्छा एडवांस टेक्निक पर, जैसे ArcGIS पर पहले 9.2 यूज करते थे, 10.1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, बहुत से अब एडवांस वर्जन हो रहा है। क्यों? उससे हम अब डेटा को हम बहुत अच्छे तरीके से मैप के फॉर्म में इंडिकेट कर सकते। उसी तरीके से बहुत से ऐसे तकनीक है आज के युग में जो हम अपने शोध को नवाचार के रूप में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसलिए ये कहा गया है कि यू शुड हैव टू वेरी अवेयर फ्रॉम द information and communication technology so that your research should be very qualitative and authentic with reference to maintain this relevancy of the time। जो भी है आप प्रासंगिकता, वर्तमान प्रासंगिकता, उसकी चुनौतियों को देखते हुए हर तरह का तकनीक के द्वारा इसको उपयोग होना चाहिए, उसके लिए जानकारी रखना चाहिए, है ना। जैसे इंटरनेट हो गया, इंट्रानेट हो गया, ईमेल हो गया, डिजिटल इनिशिएटिव क्या लिए जा रहे हैं रिसर्च के लिए, प्रमोट करने के लिए, है ना। अब तो आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो आपने देखा कि डिजिटल लाइब्रेरी की बात हो रही है, डिजिटल यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है, डिजिटल करेंसी की बात हो रही है, इवन कि हमारा जो डिजी लॉकर की बात हो रही है कि बहुत से डॉक्यूमेंट्स को डिजी लॉकर में, तो किस तरीके से हम बहुत ऑनलाइन की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में और बहुत से जो है आपका वेबसाइट और वेब की दुनिया में हम अपने आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का रोल अब एक सीमित नहीं है, हर एक आयाम में हो गया, तो इसके अंतर्गत हम रखते हैं। तो कुल मिला के जो आज मैंने UGC नेट का फर्स्ट पेपर के बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दिया है, ताकि आप ये समझ ले जाए कि हमें शुरुआत कैसे करना है और ये जो पूरा नेट का फर्स्ट पेपर है इसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम इसको पढ़ना है और इसका महत्व क्या है, जो सभी खंड में रखा गया, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड कम्प्रीहेंशन, ICT, पीपल्स डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, चाहे जो भी बात आप कर रहे हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग की बात कर रहे हैं, है ना, लॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात कर रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग की बात कर, सबका एक बड़ा व्यापक प्रभाव है जो आपके रिसर्च के स्किल को इन्हांसमेंट करेगा। आपके एक हायर एजुकेशन में एक विशेष प्रोफेसर या आप लेक्चरर बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, उसकी स्किल्स को इन्हांसमेंट करेगा और आप अपने नॉलेज को डायरेक्ट डाउन टू अर्थ ले जाकर करके बहुत से ऐसे हिडन रहस्य है, इस तकनीक के द्वारा आप उसको अध्ययन कर सकते हैं और उसको एक अच्छे से डिसेमिनेट करके इंफॉर्मेशन को बेहतर राइटिंग के माध्यम से, शोध प्रपत्र के माध्यम से, शोध के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं और बता सकते हैं कि न्यू रिसेंट ट्रेंड हम क्या कर सकते हैं और हम क्या एक अच्छा विजन अपने देश की डेवलपमेंट में हो, विकास दे सकते हैं। तो बिल्कुल रिसर्च का जो UGC नेट का फर्स्ट पेपर पर मैंने आपको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दिया है, मुझे लगता है कि आप इसको थोड़ा सा समझें और फिर हम इसको बारीक से हर एक आयाम पर डिटेल डिस्कस करेंगे और आपको आगे का जानकारी देंगे। धन्यवाद, थैंक यू।